उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं जी सलाम जेके, और आज की नशरियात में मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हर दिन की तरह सुबह 8:35 पर आपके सामने हाजिर खिदमत रहने की कोशिश करते हैं, और इस प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि आपको बाखबर करें, हालात वाक़ात से बाखबर करें। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी, इक़्तिसादी और समाजी सूरत हाल के साथ साथ मुल्क की सियासत पर नज़र रहती है, और साथ साथ आपको अपडेट करते हैं आलमी दुनिया की उस बड़ी खबर की जिस पर सबकी नज़रें मरकूज़ है। इज़राइल और फ़लस्तीन के हालात व वाक़ात से भी आपको रूबरू करवाते हैं, और हर दिन कुछ फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करते हैं। आज भी कोशिश रहेगी कि फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करें, ज़्यादा से ज़्यादा बात आपकी हुकूमती इदारों तक पहुँचाया जाए, क्योंकि अब वक्त हो गया है जी मनसूबाबंदी का। यानी साल 2024-25 का माली बजट की तैयारियां हो रही है, 10 तरह की मनसूबाबंदी नई बनानी है तो उसमें जो कुछ आपका फीडबैक होता है वो आप वहाँ पर देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अरबाब इक़्तिदार को ये बात समझ आए कि क्या कुछ करने की ज़रूरत है। टीवी पर आप हमें इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं, तो आप हमारी राब्ता साइटों पर आएंगे, यानी सोशल मीडिया नेटवर्क का भी इस्तेमाल करेंगे, जिनमें फेसबुक है, जहां पर तीनों पेजों पर हम आपको वक्फे से अपडेट भी करते हैं और लाइव नशरियात भी दिखाते हैं। फिर आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, साबिका ट्विटर यानी मौजूदा एक्स पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉग इन, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। हालात वाक़ात से हमें रूबरू करवाएंगे। हालात वाक़ात के साथ साथ हमारे प्रोग्रामों के बारे में भी आप अपनी आरा ज़रूर रखिएगा। तो ये तो थी दरख्वास्त, और ये था तमहीद प्रोग्राम के हवाले से। लेकिन प्रोग्राम का तय फॉर्मेट है, सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे, और याद माजी को ताज़ा करेंगे। मेरे साथी दिल्ली स्टेडियम में मौजूद है आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खुश आमदीद कहते हैं आप सबको प्रोग्राम सलाम जेके में। मैं हूँ आसिफ रशीद। 8:38 हुआ चाहते हैं, और आज नवंबर की 9 तारीख है, साल 2023। और ख़ास क्या है हिस्ट्री ऑफ द डे में, सबसे पहले वही आपको बताना हम ज़रूरी समझते हैं, हमारी तरजीहात में शामिल होता है। और हिस्ट्री ऑफ द डे में आज के दिन के हवाले से सबसे पहले बात होगी हिंदुस्तान और आलमी तारीख में, और कई अहम शख्सियात जो आज के दिन इस दुनिया में तशरीफ़ लाई, और कई जो आज के दिन चल बसी। 1236 में आज ही के दिन अल्तमश के बेटे और रज़िया सुल्तान के भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह का कत्ल नवंबर की 9 तारीख यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक आज के दिन हुआ, सन 1236 में। 1270 में अजीम संत नामदेव की भी पैदाइश आज के दिन हुई, तो उनकी खिदमात को याद आज किया जा रहा है उनके चहीतों की जानिब से। 1877 में उर्दू के अजीम शायर अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की पैदाइश हुई थी, यानी 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए। इसके अलावा 1953 को जदीद सऊदी अरबिया के मामार शाह इब्न सऊद का इंतकाल भी आज के दिन हुआ, तो उनकी भी बरसी है। सऊदी अरब के अंदर चूँकि बड़े इदारों में आज के दिन छुट्टी रहती है, और तकरीबात का इनेकाद सरकारी सतह पर होता है। 1794 में रूसी फौज ने पोलैंड की राजधानी अर्सा पर आज के दिन कब्जा किया। पहला मौका था कि पोलैंड बनने के बाद रूस की जानिब से इस पर कब्जा किया गया। नवंबर 9, 1960 को फिजाइया के पहले हिंदुस्तानी सरबराह सब्र तोमक जी का इंतकाल आज के दिन हुआ। उनकी भी खिदमात को याद किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की जानिब से खुसूसी प्रोग्राम आज के दिन मुनक्किद किया जाएगा। पहले वो सरबराह थे, इंडियन एयरफोर्स के पहले चीफ बने 1960 में, आज के दिन वो चल बसे। 1882 में मिस्र यानी इजिप्ट पर फ्रांस और बरतानिया का कंट्रोल मुकम्मल तौर आज के दिन हो गया, और उसके बाद 32 सालों तक यहाँ इसी तरीके से मिस्र के ऊपर फ्रांस और बरतानिया का कब्जा रहा। लेकिन शुरुआत आज के दिन हुई थी 9 नवंबर 1882 को। 1927 में आज के दिन चीन में नायाब नस्ल के पांडा की तलाश पहली मरतबा शुरू हुई। आगाज ऑफिशियली सर्वे किया गया सरकारी सतह पर 1927 में, 96 बरस कब, तारीख 9 नवंबर की थी। तो ये अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक जो चीज़ें थी वो आपके सामने हमने रखी हैं। आज अल्लामा इकबाल का उनकी यौम पैदाइश भी है, उनकी अद्द खिदमात को भी याद किया जा रहा है, और इसके अलावा फ़िज़ाइया के पहले सरबराह का इंतकाल और दीगर अहम शख्सियात जिनको याद करना बहुत ज़रूरी भी है। तो आज अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक जो अहम तरीन वाक़यात थे वो आपके सामने हमने रख दी हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ख़बरों की तरफ चलेंगे। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ रहेंगे। इस प्रोग्राम में अपना फ़ीडबैक, अपने तासुरात हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। क्या चीज़ आपको सही, क्या गलत लगी, ज़रूर अपने नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी आप ओपिनियन देते हैं
हम उसको समझते हैं दुरुस्त आपकी वजह से और आपके ओपिनियन के सबब चीज़ें हो सकती हैं। तो आज के प्रोग्राम में शुरुआत जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ करेंगे और सबसे पहले साउथ कश्मीर चलते हैं, जहां आपसे थोड़ी देर पहले एक एनकाउंटर खत्म हुआ है। चलिए जनाब, खबर का आगाज़ करते हैं उस बड़े ऑपरेशन से जो पुलिस और फौज की तरफ से मुश्तरका तौर पर शुरू किया गया था और अब इत्तला यह है कि ऑपरेशन ख़त्म हो गया और उस ऑपरेशन के अंदर एक मिलिटेंट के मारे जाने की इत्तला और ख़बर सामने आ रही है। जनूबी कश्मीर का ज़िला शोपियां, जहां पर आज की अभी की सबसे अहम और बड़ी खबर कि जनूबी कश्मीर शोपियां में रात देर गए हुई झड़प, मकामी TRF मिलिटेंट को मारने का पुलिस की तरफ से दावा किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की अहम, जनूबी कश्मीर के शोपियां ज़िले के कोठनहाल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम आराई में एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतलात और ख़बरें सामने आ रही हैं और ये भी साफ किया जा रहा है कि मुसद्दिका इतला मिलने पर ऑपरेशन को रात देर गए शुरू किया गया, जो आज सुबह इख्तिताम पसीर हुआ है। और पुलिस बयान के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान गोला बारूद भी बरामद किया गया है, जिनमें एक पुलिस का कहना है कि एक मिलिटेंट जो मारा गया है इसका ताल्लुक ममनुआ तंजीम TRF से बताया गया है और इससे कुछ गोला बारूद भी बरामद किया गया है। मकामी शाहिदीन और पुलिस राय के मुताबिक कोतरहालन इलाका जो शुपिया इलाके का है, वहां पर जो मिलिटेंट मारा गया है ये मकामी मिलिटेंट है। मैसर अहमद डार इसकी शिनाख्त बताई गई है, जो हमारे ज़राया पुलिस के अंदर है, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर है। उनका मानना है कि इसकी शिनाख्त जो है वो मैसर अहमद डार के बतौर हुई है और मैसर अहमद डार के बारे में ये इत्तला सामने आई है कि सिर्फ चंद हफ्ते पहले उसने मिलिटेंसी की सफ़ू में शमूलियत इख्तियार की थी। मिलिटेंट जिसका ताल्लुक TRF से बताया गया है और साबिक ट्विटर और मौजूदा एक्स पर पुलिस जोनल पुलिस हेडक्वार्टर का बयान भी जारी हुआ है, जिसमें साफ कर दिया गया है कि एक मिलिटेंट जिसका ताल्लुक TRF से है इस ऑपरेशन के दौरान मारा गया है और उसके कब्जे से जो है वो गोला बारूद और कुछ दीगर मामलात और मवाद जो है बरामद किया गया है, जिसका मजीद इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। ताहम इब्तिदाई खबरों के मुताबिक मैसर अहमद डार मिलिटेंट है TRF का, जो सिर्फ चंद हफ्ते पहले मिलिटेंसी की सफ़ू में शामिल हुआ था और इस दुकान के पास इसको आज अलल सबा एक ऑपरेशन के दौरान मार दिया गया है। साउथ कश्मीर के शोपियां में काठहालन का इलाका बताया जाता है कि कुछ दिन पहले जैसे इशफाक बता रहे थे कि जो मिलिटेंट मारा गया है, जिसके मुतालिक पुलिस कह रही थी कि ये लापता था और तकरीबन एक हफ्ते से अलग अलग इलाकों के अंदर तलाशी कार्रवाइयां भी जब चल रही थी तो इसके मुतालिक भी जानकारी ली जा रही थी। और अब जहां एग्जैक्टली ऑपरेशन हुआ है, सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शाहिर शाद अब से थोड़ी देर पहले ग्राउंड से क्या रिपोर्ट कर रहे थे और उसके बाद दोबारा उनके पास चलेंगे। लेकिन सबसे पहले जब कार्रवाई इस दुकान के आसपास हो रही थी तो उस वक्त की एग्जैक्टली डिटेल्स क्या हैं वो आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम वहीं पे मौजूद है जहाँ पे आज सुबह जो है 4 बजे के आसपास जो है ये जो आप मेरे पीछे दुकान देख सकते हो कि इसमें जो है ये जो मिलिटेंट है जाम बाग हुआ है। रात के 1 बजे यहाँ पे मुहासरा चलाया गया और मुहासरे के दौरान ही यहाँ पे कुछ जो है फायर हुए हैं मिलिटेंट की जानिब से और यहाँ पे एक मिलिटेंट जो है ये जाम बाग हुआ। हालांकि अगर बात करें हम इस मिलिटेंट की, ये जो मिलिटेंट है लोकल बताया जा रहा है और इसकी जो शनाख्त है मुहासरा की जान जो है शनाख्त हुई है और ये जो लोकल मिलिटेंट इसको जो है तकरीबन 8 दिन हुए हैं इस मिलिटेंट जो है ज्वाइन करते हुए। आज जो है ये इस इनकाउंटर में जो है ये जाम बाग हुआ है। आप साफ तौर से देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे ये जो दुकान आपको दिख रहा है इसी के अंदर जो मिलिटेंट छुपा था और अचानक जो है फौज को एक इतला मिली है कि इस दुकान में जो है मिलिटेंट छुपा है और फौज ने जो है बड़े पैमाने पे यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया और जो सर्च ऑपरेशन है बिल्कुल ही तब्दील हुआ है एनकाउंटर में। और आप तो देख सकते ये जो दुकान आप नजर आता होगा इसी के अंदर जो मिलिटेंट बैठा था और इसी में ही जो है ये मिलिटेंट जो है आज सुबह जो है जाम भाग हुआ है। हालांकि मैं आपको बता दूं ये जो एरिया है शोपियान हेडक्वार्टर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है, 8 आलंग का एरिया है। और जब जो ही फौज को ये इतला मिली है कि इस गाँव में कुछ मिलिटेंट की जो है छुपी होने की जो एक खबर मिली है, बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया और जो सर्च ऑपरेशन बिल्कुल जो है एनकाउंटर में तब्दील। कुल मिला के बात यह है कि इस एनकाउंटर में जो है एक मिलिटेंट जो है जाम बाग हुआ है और ऑपरेशन बिल्कुल खत्म हो गया है। शाहिर शाद, गुलिस्तान न्यूज़, शोपियान।
यहाँ से थे, ये एग्जैक्टली वो स्पॉट है शोपियां का काठवालन का जहां पर ये ऑपरेशन हुआ और एक मिलिटेंट की हलाकत की तस्दीक की गई है। इरशाद हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त भी ज्वाइन किए हुए हैं शोपियां से। इरशाद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि मैसर जिसकी हलाकत की तस्दीक पुलिस की जानिब से की गई है, कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि ये लापता था, मिसिंग रिपोर्ट्स भी शायद अलग अलग चैनल्स के थ्रू, अलग अलग न्यूज़ एजेंसीज के थ्रू आ रही थी। क्या ऑफिशियली अब कंफर्मेशन कर दी गई है कि मैसर ही हलाक हुआ है इस ऑपरेशन में जिसकी मिसिंग रिपोर्ट्स अब तक सामने आई थी? जी के बाद जो है बड़े पैमाने पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग गाँव चलाया गया। आज जो है 1 बजे रात जो है काठगढ़ के एरिया में वहाँ पे ये जो बाद जो है बड़े पैमाने पे यहाँ पे। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ। चूंकि ऑडियो लाइन क्लियर नहीं आ रही है, इरशाद कोशिश करेंगे कि दिन में आपके पास दोबारा आए। फिलहाल जीआरएफ के एक मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक हो गई है। जोनल पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से बयान जारी किया गया है और ये कहा गया कि 7 से 8 दिन पुराना यह मिलिटेंट था जिसने मिलिटेंसी की सफ़ों में शमूलियत इख्तियार की। एक पिस्टल और कुछ और गोला बारूद बरामद करने की भी बातें आ रही है। ताहम इस ऑपरेशन के दौरान किसी और सिविलियन या जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। एक मिलिटेंट मारा गया, ऑपरेशन को क्लोज कर दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जिस तरीके से इरशाद बता रहे थे से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह ऑपरेशन अल-सबा किया गया था, जिसमें बड़ी कामयाबी फिलहाल पुलिस को लगी है, जिसमें जीआरएफ के मिलिटेंट को मार दिया गया है। बढ़ते हैं जी आगे, बात एक और अहम और बड़ी खबर की करते हैं और बात करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर की, क्योंकि एक बार फिर बॉर्डर सुर्खियों के अंदर है, सरहदें सुर्खियों के अंदर है और खबर बैनुल-अक़वामी सरहद से इस वक्त सामने आ रही है कि चमलियाल के मकाम पर, चमलियाल सरहद के मकाम पर रात भर सिक्योरिटी एजेंसीज को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई है। याद रखिएगा, अर्निया सेक्टर के बाद रात देर गए पाकिस्तान की तरफ से चमलियाल सेक्टर के अंदर भारत के मुख्तलिफ पोस्टों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, जो तकरीबन 2-3 बजे तक सुबह जारी रहा है, जिसका जवाब भी दिया गया है। इस बीच पाकिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग की वजह से अभी तक बीएसएफ के एक जवान के जख्मी होने की भी इतला आ रही है, जिसे मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रात भर गोलाबारी की वजह से सरहदी तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और रात भर चमलियाल और आसपास के इलाकों के अंदर रिहाइश पजीर गाँव के अंदर जो LIB के पास लोग रह रहे हैं उन्हें रात बंकरों के अंदर गुजारनी पड़ी है और आज सुबह बीएसएफ ने इस पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और बीएसएफ की तरफ से इलाके का मुआयना भी किया जा रहा है। बड़ी खबर जो सीज फायर की इस वक्त सामने आ रही है, जिसमें बीएसएफ का एक जवान जख्मी होने की इतला आ रही है। ताहम तकरीबन 3 से 4 घंटे तक ये गोलाबारी रही है, जिसका जवाब बीएसएफ की तरफ से भी दिया गया है। चमलियाल का सेक्टर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर रात भर ये फायरिंग का सिलसिला चला है। खबरें आपके सामने, तफसीलात आपके सामने हम रख रहे हैं। याद रखिएगा, पहले अर्निया सेक्टर के अंदर इसी तरीके की गोलाबारी हुई थी और अब चमलियाल सेक्टर के अंदर हुई है, जिसके नतीजे में अभी तक बीएसएफ के एक जवान के जख्मी होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। सांबा की तस्वीरें आपके सामने, नारायणपुर की तरफ जाने वाली जो सड़क है जो इंटरनेशनल बॉर्डर को कनेक्ट करती है और ये वही हिस्सा है और ये हेल्थ सेंटर की, जहां पर रामगढ़ के अंदर एक पुलिस जो बीएसएफ का एक एहलकार जख्मी है उसको यहां पर बुलाया गया, जख्मी हालत में लाया गया है। फिलहाल हालत उसकी मुस्तहकम बताई जा रही है। ऋषि खजूरिया के पास चलेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। ऋषि, क्या और डिटेल्स आपके पास हैं फायरिंग के हवाले से?
देखिए आसिफ, आपको बता दें कि देर रात जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से रामगढ़ सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग की गई है, 3 अलग अलग जो पोस्ट है यहाँ पर, वहां पर फायरिंग की गई है। उसमें एक बीएसएफ के जवान के जख्मी होने की खबर सामने आई है। आपको बताना चाहता हूँ, अरनिया सेक्टर में कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया गया, तो उसके बाद फ्लैग मीटिंग होती है पाकिस्तानी रेंजर्स और बीएसएफ के बीच में। यहाँ बीएसएफ ने एतराज जताया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसके बाद ऐसा कोई वाक़ा पेश नहीं आएगा। लेकिन अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तो अब देर रात को यहाँ रामगढ़ सेक्टर में जिस तरह से फायरिंग हुई है, जिसमें एक बीएसएफ के जवान के होने की खबर। लौटेंगे, आवाज थोड़ी आपकी ब्रेक हो रही है। आप थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएं तो आप देखिएगा 26 तारीख को इससे पहले सरहदी इलाके के अंदर अरनिया सेक्टर में फायरिंग हुई। उससे पहले आपको याद होगा कि 19 तारीख को सीज फायर वायलेशंस हुई और सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ वो दूसरी बार जब फायरिंग हुई जाकर, उस वक्त इन सरहदी इलाकों के अंदर हुआ। बहुत सारे लोगों को यहां से घर बार छोड़ना पड़ा, उनको पीछे धकेला गया यहां से, यानी सरहद का जो जीरो लाइन का एरिया है या जहां पर पास पास में खेती बाड़ी भी हो रही है तो फसल की कटाई का सिलसिला भी चल रहा था, उस इलाके से पीछे हटाया गया था। अब दूसरी बात यह है कि सरहदी इलाकों के अंदर 3 हफ्तों के दौरान तीसरी मर्तबा फायरिंग की गई है। आज फिर से बीएसएफ की तरफ से इसकी तस्दीक की गई है कि जवाबी कार्रवाई भी करनी पड़ी। ये वो तस्वीर जो एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज का एहलकार जख्मी हुआ है, रामगढ़ के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर इस वक्त इलाज के लिए मुंतकिल किया गया है। ऋषि, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल आसिफ जी, कंटिन्यू करें। बिल्कुल, तो मैं यही आपको अपडेट कर रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हवाले से कि अरनिया सेक्टर में जिस तरह से ये फायरिंग का मामला सामने आया, सीजफायर का उल्लंघन हुआ, उसके बाद अब रामगढ़ सेक्टर में फायरिंग का ये मामला सामने आना, तो जिस तरह से फसल की कटाई अब शुरू हो रही है, धीरे धीरे किसान जो वो अपने खेतों की ओर बढ़ रहा है कि फसल की कटाई की जाए। लेकिन इसी बीच ये जो फायरिंग का मामला जो रामगढ़ सेक्टर में सामने आया है, जिसके बाद बीएसएफ ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए यहाँ से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और इसमें एक बीएसएफ के जवान के जो जख्मी होने की खबर सामने आई है। उसके बाद यहाँ लोगों के अंदर एक काफी पैनिक क्रिएट हो चुका है। लोग देर रात गए घरों से बाहर निकले हैं और कुछ ने तो यहाँ पर बंकर की भी शरण जो वो ली है, क्योंकि घरों के अंदर ही जो बंकर है वो बनाए गए हैं। लेकिन अभी फिलहाल गनीमत ये है कि इसमें जो रिहायशी इलाका है वो टारगेट नहीं हुआ है, लेकिन पोस्ट के ऊपर जिस तरह से फायरिंग हुई है। ऋषि, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, 2 चीजें सामने आ रही है। एक तो ये कहा जा रहा है कि जो बीएसएफ का जवान जख्मी हुआ था, जिसे मकामी अस्पताल लाया गया था, उसकी हालत किस तरीके की है, क्या कुछ उस बारे में बीएसएफ के जवानों की तरफ से कहा गया? एक और दूसरा, चूंकि ये कहा गया कि जनाब सिविलियन मकानों को टारगेट नहीं किया गया, लेकिन खेत खलिहानों के अंदर बम डाले गए हैं, जिसकी वजह से पूरा इलाका जो है वो दहल उठा है। अब बीएसएफ की तरफ से अलर्ट की भी बात कही जा रही है और इस वक्त सुबह सुबह कैसा माहौल है इस पूरे सेक्टर के अंदर जहां पर रात देर गई ये फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है? देखिए, जिन जिन इलाकों में फायरिंग हुई है वहां पर बीएसएफ जो वो लोकल को आगे जाने की अनुमति नहीं दे रही है। वो चाहे अगर खेतों को लेकर बात कर लें, जो किसान खेतों में जाना चाहते हैं, अभी फिलहाल वहां पर नहीं जाने दिया जा रहा। बीएसएफ पूरी सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं। हालांकि अगर सिक्योरिटी ग्रिड की बात करें तो सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया गया है। देखिए, फायरिंग जब होती है तो उसमें एक चीज सामने निकल कर आती है, जब भी मौसम बदलता है, खासतौर पर अगर सर्दियों की बात करें, सर्दियां दस्तक दे रही है, तो पाकिस्तान की ये मंशा रहती है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हवाले से यहाँ से आतंकी घुसपैठ कराई जाए। ये भी एक कारण हो सकता है फायरिंग का, क्योंकि अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं। दूसरा, अगर लोगों के एंड पर बात करें तो लोगों के अंदर पैनिक जरूर बना हुआ है। बीएसएफ भी कुछ ही देर में अपनी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जरूर जारी करेगी, लेकिन अभी फिलहाल जो प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की है उसमें ये मेंशन किया गया बीएसएफ की तरफ से कि जो फायरिंग का ये पूरा वाकया सामने आया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, उसके बाद बीएसएफ ने भी देर रात को यहाँ से मुंहतोड़ जवाब दिया, यानी फायरिंग की है। एक चीज। दूसरा, अब जो इंतजार किया जा रहा है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी वहां पर पहुंचेंगे, लोगों को क्या कुछ वो कहेंगे कि यहाँ से पलायन करना है। अच्छा, पहले दिनों हमने ये भी देखा था, पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि बीएसएफ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा गया था कि खेतों के अंदर अगर आपने जाना है तो जनाब शाम को ना जाएं और अर्ली इन द मॉर्निंग ना जाए। कोई 8-9 बजे की टाइमिंग दे दी गई थी, 4-5 बजे तक करके कंक्लूड करके आप वापस आए। क्या जो हमारे खेत वहां पर है, जहां पर हमने देखा था कि कई सालों बाद इस बार खेत लहला रहे थे, फसल वहां पर थी और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद ऑल इज वेल हो जाएगा, क्या वो काम मुकम्मल हुआ है खेतों के अंदर जो हमारा रूटीन का काम है, या अभी भी फसलें वहां पर है और उसको काटने के लिए अब बीएसएफ की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि पहले इस पूरे एरिया को सैनिटाइज करना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से अभी फिलहाल जो फसल की कटाई चल रही है, कुछ एक इलाकों में कटाई जो वो कंप्लीट हो चुकी है, कुछ एक इलाकों में की जा रही है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जो लगते खेत है वहां पर कटाई जो वो धीरे धीरे की जा रही है। हालांकि बीएसएफ ने अपना एक कवर जरूर जो किसानों को प्रोवाइड किया था कि किसी तरह का कोई नुकसान फायरिंग का ऐसा ना हो जाए कि किसान जो वो चपेट में आ जाए। तो उसके बाद यहाँ पर काम बड़े एक स्टडी तरीके से हुआ। लेकिन अब जिस तरह से
ये पूरा वाक़ा सामने आया है, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और बीएसएफ इसके ऊपर एक दोबारा से सोच विचार करेगी कि किस तरह से आगे किसान को जाने की अनुमति देनी है या नहीं देनी है, क्योंकि अब इस समय पैनिक का माहौल जरूर बन गया है। क्योंकि जिस तरह से लोग घरों के बाहर आए हैं देर रात को, तो उनके मन के अंदर एक डर जरूर है कि अब अरनिया सेक्टर में फायरिंग हुई है, अब रामगढ़ सेक्टर में फायरिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं सांबा सेक्टर कहीं टारगेट ना हो जाए। ये पूरी की पूरी बेल्ट जो है यहाँ के लोगों के अंदर एक खौफ जरूर बना है, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक मंथन करेगी और लोगों को किस तरह से सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करना है अगर खेतों में वो जाना चाहते हैं। क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग की बात करें तो 8-9 बजे के बाद शायद वो जाने दे, सिक्योरिटी कवर जो बीएसएफ का साथ रहेगा। क्योंकि हमने, जैसे आपने कहा कि बड़े सालों बाद खेती जो वो बॉर्डर पर शुरू हुई थी, हमने वो इलाके भी देखे हैं जो बिल्कुल जीरो लाइन पर स्थित है, वहां पर भी खेती जो वो शुरू हुई थी पिछले दिनों में। लेकिन अब ये तमाम जो चीजें सामने आ रही है तो ये सोच विचार करने का विषय है। अभी फिलहाल बीएसएफ आगे किसी को जाने की अनुमति नहीं दे रही है। ठीक है ऋषि, एक चीज और भी बताइएगा लास्ट में, एक चीज और भी बताइएगा ऋषि की किन इलाकों में गिरे हैं उसको लेकर भी इस समय छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है। बीएसएफ लगातार मौके पर है, पुलिस। ऋषि एक चीज और भी बताइएगा, क्या किसी तरीके से किसी के पीछे आने की या शिफ्ट होने की कोई खबर है, कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो रही है, आपका कोई सूत्र बता रहा हो? क्योंकि अरनिया में जब फायरिंग हुई तो करीब 200-250 लोग खुद ही, जब तक प्रशासन पहुंचा था, जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस दोबारा से वहां पर टीमें पहुंचाई गई थी, तो उससे पहले ही लोगों ने शिफ्ट कर लिया था, या तो बंकर्स में या पीछे चले आए थे जहां स्कूलों में आमतौर पर वो रहते थे फायरिंग में। इस तरह की कोई खबर इस सेक्टर से? देखिए, इस तरह की जो चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं कि अरनिया सेक्टर में रिहायशी इलाका पूरी तरह से टारगेट हुआ था, रिहायशी इलाकों में काफी नुकसान हुआ था। लेकिन बहरहाल रामगढ़ इलाके की बात करें तो यहाँ से अभी कोई पलायन की स्थिति नहीं बनी है और ना ही कोई रिहायशी इलाका टारगेट हुआ है। अभी ये सोच विचार करने का विषय कि कुछ ही देर में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जरूर पहुंचेगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है और इस तरह से माहौल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बना है, तो अभी सोच विचार प्रशासन करेगा बीएसएफ के साथ मिलकर। क्योंकि बीएसएफ को, आपको याद होगा कि जब यहाँ पर पेट्रोलिंग की बात आती है तो बीएसएफ ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ऑलरेडी एक मीटिंग की थी कि हमें लोकल मूवमेंट यहाँ पर नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी पेट्रोलिंग में दिक्कतें पेश आती हैं। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर सोच विचार किया जाएगा कि इनको पलायन कराना है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी ऋषि हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल रात देर गए पाकिस्तान की तरफ से बिला जवाब फायरिंग की गई है, रामगढ़ सेक्टर के अंदर यह फायरिंग हुई है जिसका जवाब बीएसएफ की तरफ से दिया गया। ताम इस इब्तिदाई फायरिंग के दौरान जो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक चली है, इसमें बीएसएफ के एक जवान के बुरी तरह से जख्मी होने की भी इत्तलात आ रही है। ताम इंतजार रहेगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से क्या कुछ वजाहती बयान सामने आता है। ताम इस पूरे इंसिडेंट के दौरान किसी तरीके के सिविलियन के मारे जाने या जख्मी होने की कोई भी इत्तला अभी तक नहीं है। ताम बीएसएफ की तरफ से चमलियाल सेक्टर के आसपास के इलाके के अंदर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है और पूरा इलाका जो है इस वक्त तलाशी कार्रवाई के जद में रखा गया है। बात चमलियाल सेक्टर की हो रही थी जहां पर भारत पाकिस्तान अफवाज के बीच आज एक बार फिर गोलाबारी हुई है। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं उस कार्रवाई की जो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की गई है, और यह कार्रवाई उस पस मंजर में की गई जो एक कत्ल श्रीनगर के अंदर किया गया था। बिल्कुल, मई का महीना था साल 2023 में। आपको याद होगा कि उधमपुर का एक शहरी जिसको वादी कश्मीर के अंदर जो कामकाज में मसरूफ था और जंगलात मंडी के इलाके में इसका कत्ल हुआ, लेकिन उसके बाद जाकर पुलिस ने तहकीकात शुरू की। सर्कस मुलाजिम था, नाम इसका दीपक कुमार था। 29 मई 2023 को इसका कत्ल हुआ। एक एक करके पुलिस आगे बढ़ी और तब से लेकर अब तक जो कार्रवाइयां चल रही थी, कल जाकर ताज़ा तरीन डिटेल्स फिर से ये दी गई कि 6 मिलिटेंट अब तक इसमें गिरफ्तार हुए, या ये वो लोग थे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे किलिंग में। एक बात। दूसरी चीज़, पुलिस को कुछ ऐसे लीड्स मिले थे, ऐसा क्लू कुछ मिला था जहां पर पता चला कि एक और दुकान जिसका इस्तेमाल किया गया था साउथ कश्मीर के अंदर, अनंतनाग ज़िले के अंदर, और उसके बाद कार्रवाई पुलिस ने अपनी शुरू की। 29 मई 2023 को जो मिलिटेंटों के हाथों सर्कस मुलाजिम की मौत हुई थी, दीपक कुमार इसका नाम था, बल्कि एक मजदूर की हैसियत से वहां काम कर रहा था। तो अब जाकर मिलिटेंट उमर अमीन ठोकर की दुकान, जिसको पुलिस ने सर पे मोहर कर दिया। तस्वीरें आपके सामने जो पुलिस की तरफ से डिटेल्स अभी तक दी गई। अब इतना ही नहीं, गिरफ्तारी भी हुई है इसमें। साउथ कश्मीर के अंदर पुलिस की जानिब से पिछले 5-6 महीनों के दौरान कार्रवाई करने के बाद प्रेस ब्रीफिंग में भी इस बात की तस्दीक की गई
के हथियार भी ऐसे ऐसे पकड़े गए और दीपक कुमार के कत्ल में जो लोग इन्वॉल्व थे या जिन्होंने कहीं पर अगर इन 5-6 लोगों को जो अरेस्ट हुए थे इनका सपोर्ट भी दिया था तो उन लोगों की भी कमर तोड़ने का काम किया गया। कल अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट की सेक्शन 25 के तहत एक नोटिस चस्पा किया गया एक दुकान के ऊपर और जो तहकीकात हैं वो आगे बढ़ी। 171/2023 जो FIR नंबर है उसके तहत पुलिस अभी तक तहकीकात कर रही है। और शेरपुरा देवा कॉलोनी, इसके अलावा उबैद नजीर लाइग्रू व नजीर अहमद लाइग्रू, ये चूंकि इसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है तो ये 5-6 नाम है। और पुलिस ने अब तक जो जानकारी दी है AK-47 इसमें एक जो बरामद हुई है मई से अब तक जो कार्रवाई की गई है, AK-47 की एक मैगजीन, एम्यूनिशन AK-47 का 40 राउंड, 2 पिस्तौल पकड़े गए हैं, पिस्तौल मैगजीन 2 पकड़े गए हैं, 7 जिंदा राउंड्स पकड़े गए हैं, जो खाली कार्ट्रिजेज हैं वो 7 पकड़ी गई हैं, हैंड ग्रेनेड 3 पकड़े गए हैं, मोबाइल फोन 7 और एक स्कूटी भी पुलिस के हाथ लगी है, जबकि एक बुलेट है AK-47 की, इसके 5 जो तादाद बनती है वो पुलिस के हाथ लगी है। लेकिन इसके मुतालिक मजीद जानकारी लेना है। फिदा हुसैन हमारे नुमाइंदे इस वक्त साउथ कश्मीर से हमारे साथ हैं। फिदा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के। पहले तो ये बताइएगा, अब तक 5-6 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया था, पिछली बार भी पुलिस की जानिब से साउथ कश्मीर में प्रेस ब्रीफिंग में सारी डिटेल्स ऑलमोस्ट रखी गई थी, लेकिन जो गुज़श्ता रोज कार्रवाई हुई है, जिस दुकान को सील करना पड़ा है, क्या इसके मुतालिक डिटेल्स हैं? एक्चुअली ये दुकान किसकी है और पुलिस का क्या वर्जन है इस पर कि इस दुकान को कैसे इस किलिंग्स में इस्तेमाल किया गया? देखिए, बिल्कुल आपको आसिफ याद ही होगा कि सर्कस जो है वो अनंतनाग में चल रहा था और उस सर्कस को देखने के लिए दूर दूर इलाके से लोग जो है वो आ रहे थे और वहाँ पे सर्कस का लुत्फ उठाते थे। लेकिन अचानक एक रात देर तकरीबन 10 बज चुके थे कि वहाँ पर लोगों ने कहा कि जो वहाँ पर आसपास रहने वाले लोग हैं उन्होंने कहा कि गोली चलने की आवाज़ जो है वो सुनाई दी गई। उसके बाद वहाँ पर उस इलाके में जहाँ पे ये सर्कस चल रहा था वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुँचती है, मकामी पुलिस पहुँचती है, तो वहाँ पर दीपू को जख्मी हालात में पाया गया और दीपू को तुरंत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट जो है डॉक्टरों ने शुरू किया। लेकिन उसके बाद दीपू की मौत वाक़ा होती है और दीपू की मौत के बाद कहीं ना कहीं पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस या जो अनंतनाग पुलिस है उन्होंने तहकीकात शुरू की और उसमें कई गिरफ्तारियां जो है वो हो भी है। और जब गिरफ्तारियां हो भी है तो उसके बाद जब तहकीकात शुरू की गई, कुछ हथियार जो है वो बरामद करने का पुलिस ने दावा किया। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद DIG जनूबी कश्मीर के साथ साथ SSP अनंतनाग और बाकी अफसरान भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। लेकिन कल देर रात, अगर हम कल देर रात की बात करेंगे, जिस दुकान को ठोकर जो है वो चलाते थे और बताया गया कि तहकीकात में ये पता चला कि उस दुकान को उन्होंने मिलिटेंसी में भी जो है उसमें कुछ काम किया है। जब वो मिलिटेंट भी बने तो वहाँ पर वो अपनी दुकान भी चला रहे थे और उस दुकान को उन्होंने मिलिटेंसी के लिए भी जो है वहाँ पे काम शुरू किया। तो उसके बाद पुलिस ने कल उसको सर्विवार किया और वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे एक पोस्टर भी चस्पा किया गया और उस पोस्टर पे बिल्कुल FIR नंबर भी दर्ज किए गए। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई है जो अनंतनाग से वो तो गिरफ्तारियां हुई है। ये केस अब सॉल्व हो चुका है कंप्लीटली? पुलिस ने अब तक इसको फाइनल कर दिया है इस केस को? देखिए आसिफ, ये भी नहीं कह सकते कि पुलिस ने क्या ये मुकम्मल किया, लेकिन जो गिरफ्तारियां हुई है वो 6 अभी तक हुई है, वो 6 गिरफ्तारियां हुई है और उनके पास हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। जिस तरह से मैंने आपको याद भी दिला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है अनंतनाग पुलिस की तरफ से जिसमें इन सब चीज़ों का खुलासा किया गया कि AK-47 पिस्टल और जो स्कूटी जिस पर वो सवार थे उसको भी बरामद करने का पुलिस ने तब दावा किया है। आसिफ, चलिए बहुत शुक्रिया जी, आप स्टैंड बाय रहे हमारे साथ। जरा एक और खबर जब अनंतनाग की चल रही है तो जरा सियासी पैमाने पर भी देखें कि क्या कुछ हो रहा है। एक और खबर जो इस वक्त साउथ कश्मीर से गश्त कर रही है और ये खबर सियासी गलियारों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन खास PDP से इस्तीफा देकर गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है साउथ कश्मीर से कि PDP के लिए साउथ कश्मीर से अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। सरवर मुफ्ती PDP को छोड़कर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो यही आ रही है कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जिसकी सरबराही गुलाम नबी आज़ाद कर रहे हैं, उस पार्टी के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रुकन सरवर मुफ्ती जो काफ़ी नज़दीकी
मुफ्ती मोहम्मद सईद के, फिर महबूबा मुफ्ती के भी माने गए और 2019 के बाद थोड़े से खामोश भी इस पूरे मामले में दिखे। लेकिन अब खबर ये है कि सरवर मुफ्ती जो है गुलाम नबी आज़ाद के साथ अपनी नई इनिंग खेलने की तैयारी में लगे हुए हैं और इस तरीके से साउथ कश्मीर से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। एक ज़माने में माना जा रहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद फिर महबूबा मुफ्ती को साउथ कश्मीर के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को मजबूत कराने में सरवर मुफ्ती का एक मेजर रोल रहा है। लेकिन अब जब हालात बदल रहे हैं तो सरवर मुफ्ती की सोच भी काफ़ी बदल चुकी है। पीडीपी से अलहदगी इख्तियार करते हुए अब वो प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अंदर शमूलियत का ऐलान करने वाले हैं। सीधे श्रीनगर जहां से फिदा हुसैन हमारे साथ। फिदा, साउथ कश्मीर का बिजबिहारा इलाका जहां से माना जा रहा है कि पीडीपी का जन्म हुआ, मुफ्ती साहब का ताल्लुक वहां से, महबूबा मुफ्ती का होम टाउन, और फिर पीडीपी के लिए ये पूरा वेस्टर्न माना जा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके अब खबरें सामने आना शुरू हो रही है कि सीनियर वर्कर्स जो हैं, जो बिहाइंड द कर्टन बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ काम करते हैं, वो अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। उनमें सरवर मुफ्ती का भी नाम सामने आया है। दो चीज़ें हैं इशफाक की, जब घर का जो शख्स है, जो घर में पला हो, जो घर में बड़ा हुआ हो, वो फिर घर से दूर हो जाए और उस घर से दूर हो जाए जब उस घर में हालात सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि जब पार्टी के कुछ ऐसे लीडरान जो है, जो कद्दावर लीडरान थे, जिन्होंने पार्टी के लिए काफ़ी मेहनत की, वो पार्टी से अलग होते हैं। उसके बाद अब सरवर मुफ्ती, जो कि सरवर मुफ्ती कज़न ब्रदर भी है साबिक़ा वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के। हालांकि ये भी कहेंगे हम कि जो सरवर मुफ्ती है, क्योंकि सरवर मुफ्ती हल्के इंतखाब बिजबिहारा से ताल्लुक़ रखते हैं, बाबा मोहल्ला के रहने वाले हैं। और जब ये बताया गया कि सरवर मुफ्ती कुछ नाराज़ है पार्टी से, तो वो पार्टी की एक्टिविटीज़ में बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहे थे, जिस तरह से 2019 से पहले वो पार्टी के अंदर काम कर रहे थे। और जब भी यहाँ पे जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ के हो, चाहे वो असेंबली इंतखाबात हो या लोकसभा के इंतखाबात हो, कहीं ना कहीं पर उसकी जो पकड़ थी वो टाउन पर ज़्यादा थी, क्योंकि वो टाउन से ही ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन अब माना जा रहा है कि 2 दिन के बाद, यानी कि वो DPAP में अपनी शमूलियत इख्तियार करेंगे। उसके बाद एक अवामी जलसा भी, ये बताया जा रहा है कि एक अवामी जलसा भी बिजबिहारा में होने जा रहा है। इससे ये इस बात की ओर भी इशारा मिल रहा है कि कहीं ना कहीं पर जो DPAP बिजबिहारा में नज़र नहीं आ रही थी, अब बिजबिहारा में, और वो भी वो शख्स DPAP को मिलना जो कि मुफ्ती ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी कि अगर हम ये कहेंगे कि जो मुफ्ती ख़ानदान है, जिस घर से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उस घर का एक फ़र्द जो है अब वो गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ हाथ मिलाते हुए नज़र आएंगे। इससे अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा जब यहाँ पे इलेक्शंस होंगे। क्या वो पहले बल्दियाती होंगे, पंचायती होंगे? अच्छा जी, फिदा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था कि जब लास्ट टाइम भी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात हुए थे तो सरवर मुफ्ती को हमने काफ़ी एक्टिव देखा था और ख़बरें यहाँ तक थी कि शायद वो चुनावी दंगल में भी आएंगे, फिर उनकी नौकरी और जिस तरह की खबरें भी साथ चलती रही है। आज के दिन में सरवर मुफ्ती का स्टेटस क्या है, कहाँ पर वो खड़े हैं? क्या वो एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर है या पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं? देखिए, जो सरवर मुफ्ती है, हालांकि जो पॉलिटिकल ख़ानदान है, मुफ्ती ख़ानदान के हवाले से हर कोई कहता है कि अगर हमने सीखा है तो उस घर से सीखा है, बाबा मोहल्ला में हमने सीखा है और बाबा मोहल्ला से ही हम सीख के बाहर आए, यानी कि हमारी एक स्कूलिंग वहाँ पर है। लेकिन वहाँ से उनका निकलना, क्योंकि एक कारकुन ही है, और कारकुन का निकलना, उसके बाद लोगों को जुटाना कहीं ना कहीं पर, क्योंकि 2 दिन के बाद जब यहाँ पे एक जलसा होगा उसमें उसकी पकड़ भी नज़र आएगी, उसमें उसकी ताकत भी नजर आएगी। कितनी ताकत है, क्या वो सिर्फ लोकल सतह पर ही कारकुनों को बुलाएंगे या फिर पूरी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों को बुलाएंगे 2 दिन के बाद? क्योंकि माना यह जा रहा है कि खुद गुलाम नबी आजाद जो है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल इब्तिदाई खबरें ये हैं कि 11 तारीख को एक और जलसा साउथ कश्मीर के अंदर होने जा रहा है, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद, साबिक वज़ीर आला और प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह मौजूद रहेंगे, जिसमें सरवर मुफ्ती ज्वाइन करेंगे। यानी अब आज़ाद के साथ मुफ्ती का भी
जो गठजोड़ जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जम्मू की एक और सियासी शख्सियत की जो कल से लगातार सुर्खियों के अंदर है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब अदालत का सामना करने जा रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की दरख्वास्त पर कल लाल सिंह को 7 दिन की ईडी तहवील में दे दिया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल बाज़ाब्ता तौर पर अदालत के अंदर रजू किया था, जिसके बाद लाल सिंह की कस्टडी 7 दिन के लिए ईडी को देने का फैसला जज मौसूफ की तरफ से किया गया है। और यह मामला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ट्रस्ट जो एक एनजीओ चलाया जा रहा है, एक ट्रस्ट चलाया गया था जिसको ज़मीनें फराहम की गई थी और लाल सिंह की अहलिया और दीगर लोगों के नाम उस ट्रस्ट के अंदर है। उसी मामले में अब चौधरी लाल सिंह की जहां गिरफ्तारी का ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर कल ही कर दिया गया था और उनका मेडिकल चेकअप करने के बाद जब अदालत के अंदर उन्हें लाया गया तो एक बार फिर अदालत के अंदर सीबीआई की जो वकील है और दीगर लोग हैं उन्होंने इस पूरे मामले को जब सुना, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि 15 दिन नहीं 7 दिन की जुडिशियल कस्टडी, जो 7 दिन की कस्टडी जो है वो ईडी को मिल सकती है ताकि वो अपनी बातचीत को आगे बढ़ाए। स्वाभिमान डोगरा स्वाभिमान संगठन के सरबराह की जब गिरफ्तारी हुई, अस्पताल लाया और वापस जब उन्हें कोर्ट के अंदर लाया गया तो उन्होंने अदालत और मीडिया के सामने 2 बातें जरूर रखी कि उनका तिब्बी मुआयना सही तरीके से नहीं कराया गया और जिस तरीके के टेस्ट डॉक्टर साहिबान कह रहे थे वो नहीं कराए गए और अदालत उज़्मा को भी गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये उनके अल्फाज थे। ताहम बड़ी बात ये कि पुलिस कार्रवाई कर रही है और लाल सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। मजीद तहकीक और तफ्तीश के लिए फिलहाल अदालत ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ और मजबूत किए हैं क्योंकि लाल सिंह 7 दिन के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास रहेगा जहां पर उनसे पूछताछ लगातार की जाएगी। तो इस तरीके से गैर कानूनी तौर पर जो अभी तक बताया जा रहा है कि नाजायज इस्तेमाल मिनिस्ट्री का किया गया, एक मखसूस इदारे को फायदा पहुंचाया गया और बाद में तहकीक से पता लगा कि यह इदारा कोई अवामी इदारा नहीं है बल्कि एक फैमिली का इदारा है जिसकी सरबराही खुद चौधरी लाल सिंह कर रहे हैं और उन्होंने अपनी अहलिया और दीगर लोगों को सामने रखा है। चलिए दादागिरी है ना, क्या बताएं आपको। मैम आगे चलो यार, और मेरा ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है और जबरदस्ती मुझे लिया जा रहा है। चौधरी साहब अगला क्या स्टेप रहने वाला आपके लिए? मेरे लिए क्या है, मुझे लिए इन्होंने पकड़ के लेके जा रहे हैं, ये है मेरा क्या स्टेप है। मैं निहत्था आदमी हूँ, मेरे साथ लोग हैं और कुछ भी नहीं है। इनके पास पावर है, फौज है, पुलिस है, सब कुछ है। मैं अकेला बंदा हूँ, मेरे साथ जम्मू के लोग घर सोए रहेंगे तो ऐसा ही होगा हर बंदे के साथ। नहीं, आप अपील कर दो, सब जम्मू आपके साथ है। चलिए जनता से क्या अपील करेंगे? जम्मू की जनता से जनता को यही करूंगा कि खड़े हो जाओ, बचना नहीं तो खा जाएंगे आपको ये सारे लोग। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पुलिस साहब से बातचीत करने के लिए। चलिए ये तस्वीरें देख सकते हैं। तिब्बी मुआयना सही तरीके से नहीं हुआ, बीजेपी पर बरस पड़े और कहा कि जिस तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सबके सामने है। ताम बड़ी बात यह कि यह पहला मौका नहीं है जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन बड़ी हो। इससे पहले मुख्तलिफ इदारों की तरफ से इन्वेस्टिगेशन की गई और हर बार कुछ ना कुछ सामने आता रहा, जिसके बाद ऑफिशियली गिरफ्तारी के बाद अब जब मामला अदालत के सामने चला गया तो अदालत ने भी ईडी के हक में राहत देते हुए 7 दिन की रिमांड या 7 दिन की कस्टडी जो है वो दे दी है चौधरी लाल सिंह की। तो इस तरीके से सियासत सोबा जम्मू के अंदर चल रही है। अब छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहां पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात करेंगे जेरे जमीन पानी की। पानी कुदरत का अनमोल तोहफा है और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जेरे ज़मीन पानी है, लेकिन अब ये जेरे ज़मीन पानी भी आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो रहा है। क्या कुछ पूरी खबर है, लेकिन इस बीच जल जीवन मिशन की कारकर्दगी पर भी गुफ्तगू होगी। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि हम लगातार एक विजन डॉक्यूमेंट की आपके सामने बात रखते हैं। तो हेल्थ शोबे का सन 2047 का विजन डॉक्यूमेंट के अंदर
3 मोटी बातें जिसे आपके सामने हम रखेंगे, जिन पर गुफ्तगू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर ये सही साबित हुआ तो एक अलार्मिंग ट्रेंड है, एक अलार्मिंग सिचुएशन है, एक अलार्मिंग बटन जो है वो दब जाएगा। छोटा सा ब्रेक, बताएंगे आपको कि सायरन क्यों बज रहा है और क्यों अलार्मिंग सिचुएशन बन रही है। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।